जय हिंद दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। घटना चक्र सीरीज का आज चौथा वीडियो आप लोग क्विज लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी का ऑब्जेक्टिव, जो कि 200 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। इससे पहले से ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच डिस्कशन कर चुके हैं। पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी का डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा सा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं कटता है आप लोग का, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो इसमें पौधों का सही क्रम है। सबसे पहले क्रमबद्धता पूछता है, तो सबसे पहले आता है गण, जो घर का लोग, गण के बाद वर्ग होता है, उसके बाद संघ और उसके बाद पादप जगत, पूरा पादप जगत आ जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जीवों, चाहे वे जीवित हो या विलुप्त हो, समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टेक्सोनोमी कहलाता है। यानी नामकरण का विज्ञान को ही क्या कहते हैं हम? टेक्सोनोमी कहते हैं। वर्गीकरण वर्गीकी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, फास्ट में खींचेंगे। पौधों का वर्गीकरण पदानुक्रम यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हैर्ची ऑफ प्लांट। देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण जाता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, जाति। सबसे पहले क्या आता है? स्पीसीज जाति आता है, जाति, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकी में सबसे नीचे क्या होता है? जाति। सबसे जाति शुरू होता है, जाति का नाम होता है, उसके बाद वंश का नाम होता है, तब कुल का, गण का, वर्ग का और संघ, उसके बाद पादप जगत, पूरा जगत आ जाता है। ठीक है। ये पूरा क्रम बताया रखना, क्रम बता सजाने के लिए पूछ देगा आपको, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम। फिर वही क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम। तो सबसे पहले क्या बताए थे? वर्ग, उसके बाद गण, कुल, वंश और जाति, यानी ये उल्टा है। सबसे पहले जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, यानी इस जगत में आता है। यहाँ देखिए सेम चीज दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत समानता युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है? आधारभूत समानताओं से एक समान वाले व्यक्तिगत जो जीवधारी होते हैं उसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। यानी एक जाति का नहीं रहता है लोग एक टोल में, तो उसको समानताओं के आधार पर जो समूह होता है उसको जाति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौधों के वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण में संवहनीय उत्तकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे APD कांडले। कौन व्यक्ति थे? APD कांडले। ठीक है। APD कांडले स्विस वनस्पति थे जिन्होंने टेक्सोनोमी शब्द का प्रथम बार करा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टेक्सोनोमी शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कौन थे? APD कांडले। APD कांडले टेक्सोनोमी शब्द का पहला प्रयोगकर्ता थे। पौधों के प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की और पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय उत्तकों की विशेषताओं का पहली बार सुनिश्चित प्रयोग APD कांडले ने ही किया था। इसको नोट कर लिया आप लोग। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? तो जीव जगत में सबसे अधिक संख्या है आपको कीटों का। क्या रखना है? कीट 15 लाख जाति में से लगभग 10 लाख जाति कीट का ही है। ठीक है ना। 15 लाख जाति लगभग है, उसमें से 10 लाख जो है कीट का ही है, तो ध्यान रखिएगा। पादप जगत की संख्या लगभग 4 लाख है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। कौन चीज़ देखा जा सकता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, उसको आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जीवाणु खोज किसने किया था? जीवाणु खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। UPSC 2015 में पूछा गया, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। एंटोइन लीवेनहॉक ने सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्मजीव माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? एंटोनी लीवेनहॉक। यानी लीवेनहॉक जो जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक किया था। इसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। इसी ने ही बनाया था एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी।
ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कथन कर रहा है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। अब कथन है, कारण है, इसमें से देखना है कौन सही होगा। तो कह रहा है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित, क्या कह रहा है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। और कारण है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। जीवाणु में हरित लवक नहीं होता है, जीवाणु में थोड़ी होता है हरित लवक, प्रकाश हरा पदार्थ जो होता है उसमें रहता है हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए, आर गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन भोजन संश्लेषित करते हैं, ठीक है। पौधों के आधार पर जीवाणु परपोषी और स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है, यानी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते रंगद्रव होते हैं, जिसमें ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये जीवाणु ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाले और फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, और आंसर इसका लिया है इनमें से कोई नहीं। देख लेते इसका डिस्कशन। बैक्टीरिया सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय अध्य जीव है। क्या है, आधा जीव है। ये जिन्हें मोनेरा जगत में रखा है। किसमें, आर.एच. व्हिटेकर जो 5 जगत दिया था मोनेरा प्रोटिस्टा वाला, तो उसमें मोनेरा जगत में रखा गया इसको। और जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इसका अध्ययन जीवाणु यानी बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, एक वर्ड आता है बायोलॉजी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसका पूछता आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच एक दीवार होता है, कोशिका दीवार, ये दीवार का काम करता है। अंतर इसमें है, एक दीवार, कोशिका दीवार, इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना भिन्न भिन्न होती है। कोशिका दीवार की संरचना, उनके अवयव, उनके पर्यावरण कार्यप्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है क्या करता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटा जीव क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, पूरा नाम इसका है, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो विभंजन द्वारा जनन करता है। कथन कारण दिया गया है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है। इसमें क्या कह दिया गया है, सभी कोशिकीय जीव, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है दोनों। ये डिस्कशन कारण भी बताता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। तो याद रखना है, अमीबा किस विधि द्वारा जनन करता है, द्विखंडन विधि द्वारा। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव केवल अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। किस विधि द्वारा, केवल अलैंगिक विधि, केवल लगा हुआ है। हालांकि कुछ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार के जनन में सक्षम होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जिन जीवों में बीजाणु निर्माण का द्वारा प्रजनन होता है, जिन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, कौन सा जीव होता है, इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका 13 नंबर का। शैवाल, कायिक और लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के जीवाणु द्वारा होता है। सामान्यतः ये जीवाणु जुस्पोर होते हैं। फार्म टेरिडोफाइट का उदाहरण है जिसमें अलैंगिक जनन जीवाणु द्वारा होता है। अतः उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बोले थे पहले एक से अधिक उत्तर होगा, इसलिए आयोग द्वारा अपने अंतिम कुंजी में मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखने में से विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और विषाणु दिया गया है। इसमें से कह रहा है कि किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जाए, यानी कृत्रिम तरीका से मानव जो है अपना खुद बना सकता है। किस किस चीज़ को, देखिए इसमें जो है आप जीवाणु को बना सकते हैं और किसको बना सकते हैं, जीवाणु बना सकते हैं और कवक को बना सकते हैं। वायरस आप नहीं बना सकते हैं, विषाणु को आप नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एक्सेरिया कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया है, बनाया भी है। कवक को भी कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे कि पेटेटो डेक्स्ट्रोज एगर और सबोराइड डेक्स्ट्रोज एगर। विषाणु को प्रतिरूपण के लिए एक जीवित पोषक कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु में स्वयं उपचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें पृथकतः कृत्रिम रूप से संवर्धित नहीं कर सकता, क्योंकि विषाणु में जो है खुद कुछ नहीं होता है।
वो दूसरे के शरीर में जाएगा तब एक्टिव होगा, चाहे मृत हो या जीवित हो। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम क्या कहता है, गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो सामान्य बनाए रखता है। तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा एक सब बनाए रखता है। गर्म और ठंडा वाला जो क्या होता है, ताप चेंज करते रहता है, जैसे मछली उछली हो गया। गर्म रुधिर वाले हम मानव है और जंतु जगत का जो भी आदमी है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है, सभी इकोनोडर्मेटा सजीव प्रजक होते हैं। गोल कृमि में कोई प्रजनन तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी इकोनोडर्मेटा सजीव प्रजक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं इसका। डर्मेटा समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय आर्य समिति वाले ड्यूट्रोस्टोमी यूसिलोमेटो यूमेटाजाओ ऐसे वाले जो वर्डिंग ऐसे रहता होते हैं, जिनकी डिम्भक प्रवस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय होते हैं तथा सभी इकोनोडर्मेटा सजीव प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार के विकल्प एक कदम सही नहीं है बल्कि अन्य, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो ये जानते हैं आप लोग, हाइड्रा है। हाइड्रा जो है ये, इसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी ये क्या करता है, सांस लेता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। हाइड्रा में क्या होता है, रक्त नहीं होता है, किंतु उन्हें शोषण अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। रक्त नहीं होता लेकिन गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तिलचट्टा वायु नलिका से, केचुआ त्वचा से और मछलियाँ गिल्स से यानी क्लोम से श्वास लेता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मछली नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन मछली है, कौन मछली वास्तविक मछली है, कौन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बताते हैं आप लोग कौन कौन मछलियाँ नहीं है। लेकिन इनमें से कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश। देखिए स्टार लगा हुआ है, लगा फिश, तो आप सोचिएगा मछली है लेकिन मछली है नहीं। स्टार फिश मछली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सॉफ्ट फिश मछली है, पाइप फिश मछली है, गिटार फिश ये मछली है, ठीक है। कौन मछली है कौन नहीं है, एक नोट बना लीजिए, लिख लीजिए इसके ऊपर। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम मिलते जुलते हैं परंतु ये मछली नहीं होती, जैसे जेली फिश, जेली, स्टार फिश, सिल्वर फिश यानी चांदी वाला फिश, केटल फिश, हैग फिश यानी कुत्ता डॉग फिश, रेजर फिश, क्रैब फिश, ये सब मछली नहीं है नाम, लेकिन मछली फिश लगा हुआ है। इनमें से कौन सा वास्तविक मीन है। देखिए इसमें क्या बचा, वास्तविक मीन है, तो वास्तविक मीन कौन होगा, तो रजत मीन। पहले बोले रजत मीन नहीं होगा, जेली फिश नहीं होगा, क्रैब फिश नहीं होगा, कैट फिश। डॉग फिश क्या है, मछली है। डॉग हो, गैबला हो, ये सब मछली है। कौन वास्तविक मछली है, बस वही है। स्टार फिश नहीं होगा, हैग नहीं होगा। समुद्री घोड़ा, गाय, ये सब क्या है, मछली है। जेली फिश नहीं है, हैग फिश नहीं है, स्टार फिश नहीं है। सितारा मछली यानी स्टार फिश, सितारा मछली यानी स्टार फिश सितारे नुमा इकोनोडर्मेटा श्रेणी के एक जंतु है। सितारा मछली किस समूह का है, इकोनोडर्मेटा समूह का। जेली फिश और इलिया को कहते हैं जो कि संघ श्रेणिटेटा का एक जंतु है। हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है जिनमें जबरों का अभाव होता है, यह वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा अश्विन यानी अश्विन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन है, बोनी फिश है। अगला क्वेश्चन में से कौन एक मछली है, बस वही क्वेश्चन, कौन एक मछली है कौन मछली नहीं है वही पूछेगा। तो कौन एक मछली है, इसमें से क्या हो जाएगा, समुद्री गाय। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, समुद्री घोड़ा। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शार्क मछली में हड्डी होबे नहीं करता है, तो मछली हड्डियाँ होगा कैसे, यानी 0 हड्डियाँ होता है। शार्क मछली में 0 हड्डियाँ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। देखिए कौन सा पक्षी नहीं है, गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट ट्राजर, स्पून बिल, वाइट आइबिस, यानी गोल्डन महसीर पक्षी नहीं है। गोल्डन महसीर जो है पक्षी नहीं किंतु एक मछली है। क्या है, एक मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम टोरपुतीतोरा, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल और वाइट आइबिस पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो सबसे बड़ा ब्लू व्हेल हो जाएगा स्तनपायी, ब्लू व्हेल, ठीक है। 33 मीटर लंबा और वजन 180 मीट्रिक टन होता है इसका।
व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का स्तनपायी, इससे पहले पढ़ चुके हैं। कौन स्तनपायी है, तो व्हेल स्तनपायी है। 27वां क्वेश्चन है, कौन सी दांत वाली व्हेल है। हाँ, दांत वाली व्हेल, अच्छा क्वेश्चन ये। स्पर्म व्हेल, सबसे बड़ी दांत वाली मछली है स्पर्म व्हेल, याद रखिएगा इसको, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबा और 35 से 45 टन वजन होता है इसका, विशालतम दांत वाली व्हेल है ये। कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो एकिडना जानते हैं, एकिडना और डकविल प्लेटिपस, यानी बतख चौंची प्लेटिपस, डकविल प्लेटिपस इसको कहा जाता है। और एकिडना ये अंडा दे, एकमात्र अंडा देने वाले स्तनपायी हैं, क्योंकि मदा में गर्भाशय और योनि का अभाव होता है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा स्तनधारी अंडा देता है। बस सेम क्वेश्चन, एकिडना। उड़ने वाला पक्षी, कीवू या एमू, एमू उड़ने वाले पक्षी, चमगादड़। अच्छा, स्तनपायी पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने वाला हो गया। स्तनपायी है चमगादड़, एक स्तनपायी, दूध पिलाता अपने बच्चे को, स्तनपायी है ये। चमगादड़ रात्रिचर होते हैं ये, रात्रिचर, इसको ध्यान रखिएगा। पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये स्तनपायी है। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। देखिए ये कौन होगा, चमगादड़ स्तनपायी वर्ग में आता है, उड़ता तो है लेकिन ये स्तनपायी वर्ग में आता है। 32वां क्वेश्चन है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन 2 कह रहा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं द्वारा का रक्त पीता है। में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको स्टार लगा दिया इस क्वेश्चन में, कुछ डाउट है, देखते हैं इसका डिस्कशन के हिसाब से। फल फूल खाने वाले बृहद चमगादड़ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को सामान्यतः पीड़क जंतु माना जाता है, क्योंकि वे फलों के बागों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 की पूर्व अनुसूची 5 के तहत पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। तथापि इनके संरक्षण उच्च आवश्यकता को देखते हुए अब इन्हें अनुसूची 2 में स्थान दिया गया है। 2022 के संशोधन अधिनियम से, जो 1/4/2023 से प्रभावी हुआ है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन धारा 62 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र और निर्धारित अवधि के लिए अनुसूची 2 में निर्देशित किसी वन्यजीव को पीड़क जंतु घोषित कर सकती है। ऐसी अधिसूचना में दिए गए क्षेत्र और अवधि के लिए उस वन्य प्राणी को अनुसूची 2 का भाग नहीं माना जाएगा। वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 5, जिसमें पीड़क जंतुओं को श्रेणीबद्ध किया गया है, को वर्ष 2022 के संशोधन अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत प्रत्यक्ष रूप से पीड़क जंतु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अतः वर्तमान में संदर्भ में कथन 1 सही नहीं है। इतना बड़ा डिस्कशन दे दिया है नहीं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एक फल भक्षी जंतु है, जिसका भोजन मुख से फल फूल और उनका रस है। यह अन्य जंतुओं का रक्त नहीं पीता है। यह बीजों के प्रसार और परागण में सहायक होते हैं के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। कथन 2 भी सही नहीं। कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों गलत है। पहला कथन कह रहा था इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दिन पीड़क जंतु घोषित, इसको ये गलत है, पीड़क जंतु से हटा दिया गया है। अन्य जंतु का रक्त पीता है, ये फल फूल का रक्त किसे पिएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। कह रहा है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह कौन सा स्तनधारी है। समुद्री गाय स्तनधारी होगा, समुद्री गाय स्तनधारी है। और उसके बाद इसमें कौन कौन स्तनधारी हो जाएगा, बी नंबर। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी, समुद्री घोड़ा एक विशाल कुछ मछली है, से क्या होता है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी, समुद्री स्तनधारी है। बोले समुद्री गाय क्या है, स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कोचरिको मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गित किया जाता है किस वर्ग में। डॉल्फिन जानते हैं दूध पिलाता है डॉल्फिन, तो किस वर्ग में आएगा, स्तनीय वर्ग में आएगा। बीपीएससी 1995 में पूछा गया, 40वीं बीपीएससी। 2009 में भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी जो इसका राज्य जलीय जीव घोषित किया है 2023 में, ये भी ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सील किस जाति का है। सील जो है किस जाति का है, तो सील ये स्तनपायी है। क्या है, स्तनपायी है। सील या फोका, सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो
कार्निवोरा गण के अंतर्गत आता है। यह जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। कार्निवोरस में होता है मांसाहारी। शिकार करने के लिए इनमें से नुकीले कोनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चुप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जानवे करते हैं जो जल और थल दोनों में रहता है, यानी जल और थल दोनों में ही रहने वाले पशु क्या बोलते हैं? एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग। उभयचर जिसको बोलते हैं, उभयचर हिंदी में इसका नाम है। ठीक है, जैसे उभयचर में आता है मेढक, टोड, ये सब आता है, कछुआ। तो से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से कौन सांस लेगा? मेढक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो कि पानी और जमीन दोनों में रहता है। ठीक है, ये सब सिंपल है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है, ये बात सही है। कोल्ड ब्लड यानी ठंडा खून वाला एनिमल जो होता है वो आपको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखता, वो उतार चढ़ाव होते रहता है, उसको बोलते हैं ठंडा ब्लड, कोल्ड ब्लड एनिमल। तो ये कौन हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। शीत रक्त वाले प्राणी वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। कोल्ड ब्लड वाले जंतु सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि है। ये सब अपने आवश्यकता के अनुसार टेम्परेचर घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक के कैंत्रन में है, मेढक के कैंत्रन में क्या है? पिछली टांगें समाप्त हो जाती है? नहीं। खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है? ये भी नहीं होगा। त्वचा खुरदरी हो जाती है? ऐसा बात नहीं है। आंत छोटी हो जाती है। जब मेढक बड़ा होगा, धीरे धीरे जब मेढक बड़ा होता है तो उसका आंत जो है छोटा हो जाता है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। अधिकतर टेडपोल मुक्तः शाकाहारी होते हैं। अधिकतर जो मेढक होते हैं शाकाहारी होते हैं, वे मुक्तः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। जंतु जगत टेडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं और जो उनकी आंतें छोटी हो जाती है, यानी जैसे जैसे मेढक बड़ा होगा क्या हो जाएगा? वयस्क होगा, उसकी आंतें छोटी हो जाएगी, जो मांसाहारी भोजन को पचाने में सहायक होगा। उसके बाद ये क्या हो जाता है? मांसाहारी हो जाता है। मेढक में कैंत्रन थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ये भी एक पॉइंट बनता है कूट वाले क्वेश्चन के लिए कि मेढक में जो कैंत्रन होता है किसके कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। गेवियलिस यानी घड़ियाल बहुत तया में पाया जाता है। घड़ियाल कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? गंगा नदी में। कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घड़ियाल सरीसृप गण, घड़ियाल जो है, एक सेकेंड, एक सेकंड दोस्तों। घड़ियाल बहुत टाइम पाया जाता है कहाँ? गंगा नदी में। घड़ियाल सरीसृप गण क्रोकोडिलिया का जंतु है जो गंगा में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत, नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इनका चमड़ा कीमती होता है। घड़ियाल का चमड़ा बिकता है, बहुत रेट में बेच लेता है ब्लैकमेल करने वाला से। निरिशंस प्राणी क्या है? निरिशंस प्राणी कौन सा? निरिशंस प्राणी मतलब क्या होता है? ऑटर। कौन है? ऑटर है। ऑटर क्या है? निरिशंस प्राणी है। ठीक है, निरिशंस प्राणी है। देख लेते हैं। निरिशंस मतलब होता है वही जो रेंगने वाले। उदबिलाव या ऑटर, उदबिलाव या ऑटर एक निरिशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर बलबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। देखिए थोड़ा सा बोलने में तो मिस हो गया था। निरिशंस प्राणी वे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड कर, दूसरे पर रहता है। जैसे व्हेल जो शरीर है, व्हेल जो मछली है, इसके शरीर पे व्हेल जब देखिएगा समुद्र में या वीडियो में आप लोग, तो उसके शरीर पे बहुत छोटे छोटे जंतु रहते हैं, उसके निरिशंस बोलते हैं, छोटे छोटे जंतु। उसका नाम है ऑटर। और वो जो ऑटर है ये तापरोधक का काम करता है। किसका? किसके शरीर का? टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है व्हेल मछली का। व्हेल मछली के ऊपर बहुत सारा सा जीव रहता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सोल मूसक और वज्रसल्क पेंगोलिन।
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? नहीं, देखते हैं आप लोग वीडियो में कि कोई चीज़ एक ऐसा चीज़ होता है जो गोलमोल हो जाता है अपने में, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, करंट लगता है उससे। तो ऐसा कौन 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 सा इस तीन में से जीव है? तो ये हो जाएगा 1 और 3, यानी जाहक और वज्रशल्क, पेंगोलिन। जाहक छोटे स्तनधारी कोशिका होते हैं, जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा है तो स्वयं एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने शल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि ये अपनी रक्षा कर सके। वज्रशल्क भी खतरा अनुभव होने पर अपनी रक्षा स्वयं को लपेटकर अपने शरीर पर बने शल्कों के माध्यम से करते हैं। सेल मूषक, मार्मोट बड़ी शाकाहारी भूमि गिलहरी है, भूमि जमीन में रहता है गिलहरी है, जो कि बिलों में छिपकर परभक्षियों से अपनी रक्षा करती है। ऑप्शन 1 डी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गिलहरियों के बारे में विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीर का निर्माण करते हैं, सही है। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों से भी भूमि के अंदर जमा करती है। वे सर्वभक्षी होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन है, इसका देख लेते हैं। केवल 2 सही है। भारतीय गिलहरियाँ पैरों पर अपने आवास निर्माण करती है, बिल में नहीं रहता। यहाँ ये ऑप्शन ही गलत है। कहाँ रहते हैं भारतीय गिलहरियाँ? पैर पर रहते हैं। कथन 1 असत्य है। अनेक गिलहरियाँ प्रजातियों की तरह भारतीय गिलहरियाँ भी भोज्य पदार्थ का संचय करती है तथा उन्हें जाड़े के मौसम जैसे प्रतिकूल खाद्य परिस्थितियों के लिए विभिन्न स्थानों पर जमा करते हैं तथा क्वेश्चन 2 सत्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय गिलहरियाँ सर्वाहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से तो मेवे फल खाती है, परंतु बीज, कीड़े, छोटे स्तनधारियों और सरीसृप, अंडे, यहाँ तक कि कभी कभी पक्षियों के बच्चों को भी भक्षण कर लेते हैं गिलहरियाँ, भारतीय गिलहरियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? देखिए श्वान, हंस जो श्वान जो होता है उसकी उपजाति में कौन सा है जो भौंकने में असमर्थ होता है? तो डिंगो तो एक जो है डिंगो एक बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्यतः कुत्तों की तरह न भौंककर एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? अलग तरह ध्वनि उत्पन्न करता है। 45वां क्वेश्चन है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते वह क्या हुआ होता है? जो भालू को आपको देखते हैं तमाशा दिखाते हुए, वो और सच में भालू नहीं होता, वो रिछ होता है, रिछ होता है, तो ध्यान रखिएगा, रिछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाले भालू रिछ होता है, जो गण यानी कार्निवोरा का सदस्य होता है। कार्निवोरा का मतलब जानते हैं ना, मांसाहारी होता है। कार्निवोरा का सदस्य मतलब मांसाहारी होता है, जो चींटी, फल, दिमाग का दिखाता है। बंदर। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो ये कुत्ता है, जो कुत्ता आपको भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन तोता को आप भाषा का प्रयोग सिखा सकते हैं। सुंस यानी डॉल्फिन भी बहुत अच्छा बुद्धिजीवी प्राणी है। वनमानुष चिंपैंजी, ये भी बुद्धिजीवी है, लेकिन कुत्ता भाषा का प्रयोग नहीं सीखता है। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? सिंपल बात है, इस ऑप्शन के जानने की इच्छा प्रकट करना। मनुष्य के सिवा और कोई जीव में जानने की इच्छा रहता है? नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा कपी नहीं है? देखिए कपी 2 प्रकार होता है, एक महाकपी होता है, एक कपी होता है। कपी जो है लंगूर, ये कपी नहीं है, लंगूर वानर वर्ग में आता है। गिब्बन सबसे छोटा कपी, गोरिल्ला, ओरेंगटन ये कपी है। लंगूर किस वर्ग में आता है? वानर वर्ग में आता है। डिस्कशन देख लेते हैं। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडोइडा महापरिवार का जानवर जातियों कहा जाता है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। कपी कितने 2 शाखाएं हैं? 2 मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी, कौन कपी? हीन कपी, ये छोटे लघुतम आकार के कपी होते हैं, जैसे गिब्बन क्या है? छोटे कार कपी है। महाकपी ये बड़े कार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे मनुष्य की तरह होता है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरेंगटन। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता, बल्कि वानर वर्ग में आता है। बताया था कि वानर वर्ग में आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? गिब्बन। बताया था अभी, सबसे छोटे लघुत्तम कपी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? लकड़ी का औजार खुद बना लेता है अपना चोंच से। कौन हो जाएगा? ओरेंगटन। ओरेंगटन पक्षी होता है,
जो अपना चोंच से लकड़ी का औजार बना लेता है। 51वां क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है, यानी पांडा किस कुल का है? भालू कुल का। भालू और पांडा देखिएगा, आपको देखने में एक ही जैसे लगता है, तो पांडा किस कुल का है? भालू कुल का है। भालू के कुल उर्सिडी के अंतर्गत ही पांडा एक प्रजाति, कौन? उर्सिडी, याद रखिएगा, उर्सिडी। पांडा भी एक प्रजाति है। यह अपने श्वेत श्याम और उनार्जिन और स्थूल शरीर के लिए प्रसिद्ध है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय? 3 प्रकोष्ठ हृदय किसमें होता है? मेढक में। मेढक में 3 प्रकोष्ठ हृदय होता है। मेढक हो, सांप हो, छिपकली हो, सब में 3 प्रकोष्ठ हृदय होता है। 2 अलिद और 1 निलय होता है। 2 अलिद और 1 निलय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय है। मछली में कितने प्रकोष्ठ? 1 अलिद 1 निलय। जबकि मेढक, सांप, छिपकली में 3 प्रकोष्ठ होता है, 2 अलिद 1 निलय। और जबकि बंदर और मगरमच्छ में हृदय 4 कक्षीय होते हैं, 2 अलिद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिद और 2 निलय कौन किस में? बंदर और मगर में। मनुष्य तब ना बंदर का जो है हृदय या किडनी लग जाता है मनुष्य में, तो बंदर और मगरमच्छ का 4 कोष्ठीय होता है, मनुष्य का भी 4 कोष्ठीय होता है। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय जस्ट पता है, उभयचर में जो उभयचर जंतु होता है, जैसे मेढक होता है, ये सब उभयचर जंतु होता है, जो थल और जल दोनों में रहना होता है, उसका त्रिकक्षीय होता है, त्रिकोष्ठीय होता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से तो कथन विचार कीजिए। अभिकथन कर रहा है, उभयचर ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह कर सकते हैं। उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। अभी तुरंत पढ़े हैं, उभयचर कितने कक्षीय वाले होते हैं? 3 कक्षीय वाले होते हैं। मेढक होते हैं ना, तो ऑप्शन तो 2 तो वैसे गलत हो गया, और इस ऑप्शन में जो 2 गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी, आर गलत और ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है, यानी गेल ब्लाडर नहीं होता है। पित्ताशय इसमें से किसमें नहीं होता है? अधिकतम रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होती है। इसमें रीढ़ का हड्डी होता है, उसमें पित्ताशय मैक्सिमम में होता है, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसकी अपवाद है, इसमें पित्ताशय होता है। बिना रीढ़ वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। ठीक है, घोड़ा, चूहा और ऊंट ये अपवाद में। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्दर में क्या होता है? खूर नहीं होता है। गिद्दर कुत्ते परिवार की प्रजाति है। किस परिवार का है? कुत्ता के परिवार की प्रजाति है गिद्दर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस, वैज्ञानिक नाम। तो गिद्दर किस कुल का, किस परिवार का है? कुत्ते के परिवार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिद्दर के वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, कैनिस अरियस। कैनिस ऑरियस। गिद्धरों के पैर नाखून युक्त एवं गद्दार होते हैं, खुर नहीं होते हैं। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में से नीलगाय किस कुल के हैं? नीलगाय जो है हिरण कुल के हैं। किस कुल के हैं? हिरण कुल के हैं। नीलगाय किस कुल के हैं? हिरण कुल के हैं। नीलगाय भारत में पाए जाने वाले विशालतम मृग हिरण प्रजाति के हैं। उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें अस्थायी सींग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरण के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिर से नहीं उगते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। भारतीय वन्य प्राणी जातियां हैं और वैज्ञानिक नाम इसमें मिलान करना है आपको। ठीक है, 58 और 52। तो जंगली गधा है, और बारहसिंगा है, बीनवर चिंकारा है, नीलगाय है, इस सबको मिलान करना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए एशियाई जंगली गधा किससे मिलन खाएगा? एशियाई जंगली गधा से इक्कस हेमियोनस, इक्कस यानी ए का इक्कस हेमियोनस इसका होता है, ए का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बारहसिंघा से रुसवर्स, इसमें रुसवर्स लगा रहता है, तो रुसवर्स इसका ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। चिंकारा, गजेला
बनेट्टी, चिंकारा गजेला बनेट्टी, ठीक है। और नीलगाय का बोसलाफस ट्रेगोकेमिलस, ठीक है। तो इस अनुसार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चीता का पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा पाइडस होता है। पेंथरा टाइग्रिस तो बाघ का होता है, पेंथा पार्डस होता है। चीता का वैज्ञानिक नाम पेंथा पार्डस, जो वर्गस्थनी के गण कार्निवोरा का सदस्य, कार्निवोरा मतलब मांसाहारी है। यह मांसाहारी जंतु है तथा बहुत शक्तिशाली, चतुर एवं शिकार पकड़ने की कला को अन्य जानवरों के से अलग बनाती है। चीता मुख्यतः अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है अब 60 नंबर, कथन नंबर 1 है, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं। क्षेत्र गंध के द्वारा नहीं करता है, क्षेत्र वो गंध तेंदुआ का है, सिंह का क्षेत्र है जंगल में। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 सही है, तीसरा क्या है? गलत है। देखते हैं इसका डिस्कशन। सिंह बहुसंगी होते हैं। सिंह क्या होते हैं? बहुसंगी होते हैं। जहाँ झुंड का प्रमुख नर कई मादाओं के साथ प्रजनन करता है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। बंदी स्थिति में सिंह अक्सर हर वर्ष प्रजनन करते हैं, लेकिन जंगलों में वे आमतौर पर 2 वर्ष में एक बार ही प्रजनन करते हैं। अतः कथन 1 सही है। सिंह, बाघ, तेंदुआ, जगुआर जैसी अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीता दहाड़ता नहीं है। वे खतरे के समय गुर्राते हैं और सामान्य तौर पर केवल घूर घूर और म्याऊं जैसी आवाज़ निकालते हैं। नर सिंह की तरह नर तेंदुआ भी अपनी क्षेत्र सीमा की घोषणा करने के लिए गंध से चिन्हित करता है। ये बात सही है ना। और नर और मादा दोनों तेंदुए अपनी क्षेत्र सीमा को चिन्हित करने के लिए मूत्र का उपयोग करते हैं, और अक्सर मूत्र त्याग के बाद नर अपने पैरों पर मूत्र की गंध को फैलाने के लिए भूमि को खुरचता है, ताकि इसे अपनी क्षेत्र सीमा की निगरानी के लिए साथ ले जा सके। तेंदुए अक्सर अपने चेहरे और गर्दन को पेड़ पौधों पर रगड़ते हुए अपनी क्षेत्र सीमा चलते हैं। यानी पेड़ को रगड़ देते हैं कि इस क्षेत्र में हम हैं। तेंदुआ ऐसा करके तेंदुआ अपने गाल की एक ग्रंथि से स्राव छोड़ता है, और गाल ग्रंथि से स्राव छोड़ देता है, कुछ चिन्ह छोड़ देता है, जो अन्य तेंदुओं को गंध संदेश प्राप्त करता है। कथन 3 गलत है। ये सब जो पेशी पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टाइट है, फिर देख लेते हैं। कथन 1 है, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। कथन 2 है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनपते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। सी 2023 में पूछा गया है, यानी कथन 2 गलत है। शिशुधानी स्तनी स्तनधारी मार्सुपियल वर्ग के सदस्य हैं। शिशुधानी स्तनी भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये प्रजातियां मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका आदि में पाई जाती हैं। अतः कथन 1 सत्य है। शिशुधानी स्तनी विभिन्न आवासों में पनप सकते हैं, या न केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास के मैदान में रह सकते हैं, बल्कि वन्य क्षेत्र में भी रह सकते हैं। इसकी आबादी रेगिस्तान, वर्षावन, सवाना आदि क्षेत्र में भी पाई जाती है, अतः इसलिए कथन 2 गलत है। 2019 में हम लोग को यूपीएससी में पूछा गया था। पंखहीन कीट उड़न रहित पक्षी। अब देखिए, पंखहीन कीट उड़न रहित पक्षी, तो पंखहीन कीट कौन हो जाएगा? रजत मिनाव। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, रजत मिनाव। उड़न रहित पक्षी, जो उड़ नहीं सकने वाली, कीवू या एमू होता है ना, कीवी या एमू, नहीं उड़ने वाला पक्षी। और अपाद सरीसृप किसको कहा जाता है? सर्प को अपाद सरीसृप। और
फुफ्फुसहीन प्राणी, फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, कीवी है, कीवी क्या है? इससे पहले जस्ट बता चुके हैं, उड़न असक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है, यानी उड़ नहीं सकने वाला, कीवो और एमू। ठीक है। कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल का है, तो जैविक मूल का कौन सा हो जाएगा इसमें? कोरल यानी मूंगा होगा, मूंगा होगा। ठीक है, कोरल जैविक। पन्ना, माणिक और पुखराज, पन्ना, माणिक और पुखराज जैविक मूल का नहीं है, जबकि मूंगा यानी कोरल, संघ, सिलिंड्रेटा और कचरे जीव का है। मूंगा जो समुद्र साइड में आप लोग देखिएगा, जो लाखों करोड़ों संख्या में एक समुद्र में रहते हैं। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, ऑक्टोपस डेविल फिश, इसमें 8 पैर होता है, इसलिए कहते हैं डेविल फिश में जाना जाता है। यह एक सीफेलोड मोलस्क है जिसमें 8 भुजाएं पाए जाते हैं। जिसमें कितने भुजाएं होते हैं? 8। इसके सिर में मुख और 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाएं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्क्विड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड है, स्क्विड। कोलोसल स्क्विड संघ मोलस्का वर्ग के सीफेलोपोडा का जंतु है। यह समुद्र में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है जो 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों से वर्ग में नहीं आता है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। केकड़ा किस वर्ग में आता है? केकड़ा आता है मेलोकोस्ट्रा वर्ग में। देखिए, केकड़ा किस वर्ग में? मेलोकोस्ट्रा का वर्ग में आता है, जबकि बरूथी, बिच्छू, मकड़ी एरिकिडना वर्ग, क्रीडा वर्ग क्या आता है, अंतर्गत आता है। व्हाइट लैंगहॉर्न एक किस्म है किसका? कुक्कुटों की, कसकुट्टा होता है, कुक्कुटों की, किसका? कुक्कुटों की। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर से, टिक और माइट क्या है वास्तव में? टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। क्या होते हैं? टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंश के होते हैं, जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं, जो संधियुक्त होते हैं। इसका शरीर जो है, इसका शरीर द्विपार्श्वीय एक त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कोशिरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइटस परजीवी तथा स्वतंत्र जीव होते हैं। दीमक को यह भी कह सकते हैं, दीमक क्या कहते हैं? दीमक जो है, दीमक को श्वेत चींटी कहा जाता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, दीमक को श्वेत उजला चींटी भी कह सकते हैं आप। दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है। यह कीट वर्ग का प्राणी है जो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, जुगनू होता है क्या है? कीट है। जुगनू एक कीट है। जुगनू में जो चमक होता है वो जानवे करते हैं आप लोग लूसीफेरिन तथा लूसीफेरस की नामक अभिक्रिया का उत्पन्न कारण होता है। ठीक है, जुगनू का वैज्ञानिक नाम होता है, जुगनू का वैज्ञानिक नाम नहीं दिया इसमें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होता है, नहीं लाभ होता है, कहलाती है सहभोजिता। क्या कहलाती है जैसे जीव को? सहभोजिता। देखिए, सहभोजिता वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। उदाहरण के रूप में कुछ पक्षी गाय के शरीर पर बैठकर उनके गिरने वाले कीड़ों को खाते हैं, उनसे गिरने वाले कीड़ों को खाते हैं, जबकि गाय को कोई नुकसान नहीं होता है, गाय को फायदा ही होता है उससे। क्या बोलते हैं? सहभोजिता। सहभोजिता याद रखिएगा आप लोग। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? उपपरजीविता। क्या कहते हैं? उपपरजीविता कहते हैं। हाइपर पैरासिटिज्म। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? ये होता है परजीविता। 75 नंबर क्वेश्चन है,
मदा एनोफिलीज को मदा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अध स्तर के साथ एक कोना पर। कहाँ बैठती है? बीपीएससी 2022 पूछा गया है, 68वीं में हम लोग भी थे। अध स्तर के साथ एक कोना पर। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। मदा एनोफिलीज को मदा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अध स्तर के साथ एक कोने पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है एवं उनके 3 प्रमुख प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडीज। प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त भी इसमें भोजन श्रृंखला, आकार और आवास आदि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्यूलेक्स और एनाफिलीज मच्छर के बीच अंतर दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्यूलेक्स जो है इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों में के रूप में पैदा होता है। ये गुच्छा की तरह रहता है क्यूलेक्स मच्छर का। पानी भी देता है। अंडे पानी की सतह पर गुच्छों से अलग पैदा होते हैं। ये एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देता है, क्षैतिज पैटर्न में। इसका लार्वा नीचे से पोषक होता है, इसका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। इनके पंख पारदर्शी होते हैं, इनके पंख धब्बेदार होते हैं। धुंधला दिखाई देगा इसका पंख एनाफिलीज मच्छर का। ये दूर तक उड़ने में सक्षम है, ये लंबी दूरी तक नहीं उड़ता है। एनाफिलीज मच्छर नज़दीक में ही रहता है। इनका शरीर अध स्तर के समांतर होता है। इनका शरीर अध स्तर से एक कोने पर टिका रहता है एनाफिलीज का। याद रखिए इसको। 76वां क्वेश्चन है, पिकॉक टेरेंटुला गुट्टी टेरेटुला के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची है। कथन 1 2 नंबर में लिखा दिया गया है, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। कथन सही है, कथन 1 गलत है। पिकॉक टेरेटुला का वैज्ञानिक नाम होता है पिकॉक पिक्लोथेरिया मेटालिका। यह एक टेरेटुला मकड़ी है, न कि कोई क्रस्टेशिया यानी झींगा केकड़ा समूह का जंतु। यह मुख्यतः कीटभक्षी, मांसाहारी और पेड़ों पर रहने वाली प्रजाति है। आईयूसीएन द्वारा इसे अब तक की अत्यंत संकटापन्न और 100 वर्ग किलोमीटर से कम प्रखार क्षेत्र के साथ अत्यंत सीमित क्षेत्र वाली प्रजाति माना है। हालांकि 2019 में पक्कम मलई रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया है, जिसके कारण ज्ञात वितरण क्षेत्र का विस्तार हुआ क्योंकि यह स्थान इसके लिए मूल निवास स्थान से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण में है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? देखिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। मकड़ी किस में आता है? कीट वर्ग में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मकड़ी वर्ग एरिकिडा का और गण एरिनी का एक जंतु है। इसका है गण एरिनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती है। अन्य विकल्प जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं जो कि सभी कीट वर्ग के गुण विशिष्ट गुण। 3 जोड़ी। कीट वर्ग में कितना पैर होता है? 6 पैर होता है। 3 जोड़ियाँ। मकड़ी वो कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि इसमें 8 पैर होता है। कितना होता है? 8 पैर होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 पैर, 8 टांगें पाई जाती है। कौन सी कीट नहीं है? तो मकड़ी। ऑप्शन नंबर डी। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम कहलाती है गोसामर रेशम। क्या कहलाती है? गोसामर रेशम। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो पुपा कोशित चरण। किस चरण में? कोशित चरण में। डिस्कशन देख लेते हैं। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थों से खोल कोया तैयार करता है जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उपयोग में किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं क्या होते हैं? शहतूत की पत्तियां। ये जानते हैं आप लोग, शहतूत की पत्ती पर रेशम
का कीड़ा पनपता है। निम्नलिखित में से कौन से कीट के शरीर में निकला स्राव है? लाख। लाख जो निकलता है कीट के शरीर से ही निकलता है। लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका स्राव सुर्ख रंग की मदा कीट करती है। कौन करती है? पुरुष कीट नहीं, मदा कीट करती है, जिसका उपयोग वर्षिक, पॉलिश, चपरा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। निम्नलिखित में कौन कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है? कौन कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशम कीट से होता है, शहतूत पे, दूध के पेड़ पे। शहद ये कीट से होता है, लाख कीट से होता है, जबकि मोती समुद्र के साइड में मिलता है। मोती जो है कहाँ मिलता है? मोती मोलस्का संघ के जीव पिंक टोडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। 85वें क्वेश्चन में से कौन एक लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। देख लीजिए इसका डिस्कशन। हेलिकोवर्पा आर्मिगोरा ये सामान्यतः उपयोग है कॉटन बॉलवर्म, कार्निरियर वर्म, बहुपोषी लार्वा कपास, टमाटर, मक्का आदि 100 से अधिक फसलों का प्रमुख विनाशकारी कीट है। ये व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचाता है। ये कीट बहुत खराब कीट है। बॉम्बी बॉक्स मोरी यह पालतू रेशम कीट है। कोकून से प्राकृतिक रेशम का उत्पादन लाभकारी है। अगला क्वेश्चन है, एक इसमें और कीट दिया गया है लेसिफर लेक्का। ये भी लाख कीट है, वृक्ष पर लाख उत्पन्न करता है। वर्निश परिष्कृत लाह और औषधीय उपयोग में लाभकारी है। एपिस मेलिफेरा ये यूरोपीय मधुमक्खी परागण सेवाएं, शहद और मोम रॉयल जेली उत्पादन में लाभकारी है। 86वें क्वेश्चन में किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का। किसका? तिलचट्टा का होता है। ऑप्शन ऑफ बी राइट आंसर। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु क्या हो जाएगा? केचुआ। लेकिन लाल रक्त इसमें नहीं होता। किसमें? केचुआ में लाल रक्त नहीं होता। आरबीसी का अभाव होता है। देखिए इसको देखिए, केचुए में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का अभाव होता है, लेकिन केचुए का रक्त लाल होता है। लाल होता है लेकिन आरबीसी नहीं होता है। रक्त के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन घुल जाता है, इसीलिए आरबीसी नहीं होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है। ब्लो होल्स के माध्यम से। केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से, केचुआ तो सही है, त्वचा के माध्यम से लेती है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2, दोनों कथन सही है। ठीक है। डॉल्फिन और व्हेल जो है जलीय स्तनधारी है, जो कि पानी के भीतर गलफड़ों से नहीं बल्कि हवा से सांस करती है। हवा से सांस करती है। इसके सिर के ऊपर स्थित ब्लो होल यानी नाक छिद्र होता है डॉल्फिन और व्हेल मछली के ऊपर में, और ऊपर आकर के सांस लेता है और वे सतह पर आकर सांस छोड़ती है। सोचिए कितना देर तक सांस को बचाता है। केचुए जो है ये कोई विशिष्ट श्वसन अंग फेफड़े गलफड़े से सांस नहीं होता है। वे क्यूटेनिक यानी त्वचीय श्वसन, नम त्वचा के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान द्वारा सांस लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, केचुए के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? केचुए के बारे में, केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल राइट है। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होती है। तो देख लेते हैं केचुए में कितने जोड़ी हृदय होती है। ये गलत है, दूसरा नंबर, केवल 1 सही है। पहला सत्य है, दूसरा है असत्य है, क्योंकि केचुए में हृदय धड़कने वाले रक्तवाहिका पंप 4 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 7, 9, 12, 13 पाए जाते हैं। 2 जोड़ी कहना गलत है। तो केचुए में कितने जोड़ी होती है? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वासन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र के द्वारा। वातक तंत्र होता है गला में, उसके द्वारा सांस लेते हैं अधिकांश कीट। जीव सिकाडा, साइकेडा, मंडूक और ताल विसर्फी क्या है? ये जीव का नाम है। ये है कौन, किस प्रकार के जीव? ये कीट है। किस वर्ग के अंतर्गत है? ये कीट के अंतर्गत आते हैं। सिकारा, मंडूक और ताल विसर्फी ये तीनों जीव कीट हैं। सिकाडा या साइकेडा महाकुल साइकेडोइडी के कीट हैं, जो कि हेमिप्टेरागन के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नाम होता है।
92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी होते हैं, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है, गिनी कृमि एनिडा हैं। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। कथन 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है, क्योंकि गिनी वर्म जो है एक सूत्र कृमि है। क्या है? एक सूत्र कृमि है। गिनी वर्म क्या है? सूत्र कृमि है। जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस है, जो यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरहदारी हैं? केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा, काष्ठयुक्ता। तो अपरदाहारी कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3, 5। केचुआ हो जाएगा, सहस्त्रपादी हो जाएगा और काष्ठयुक्ता हो जाएगा। अपरदाहारी हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जो अपना पोषण अपरद, मृत या सड़े गले पौधों व जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में केचुआ, काष्ठयुक्ता और सहस्त्रपादी अपरदाहारी हैं। जेलीफिश, समुद्री घोड़ा अपरदाहारी नहीं है, बल्कि सामान्यतः द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। चौरानवे नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर होते हैं? तो आउटर यानी सितवा जिसको बोलते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याव जातियाँ पाई जाती हैं? तो किसमें हो जाएगा परजीव्याव जातियाँ? परजीव्याव ऐसे जीव होते हैं जो किसी पोषक जीव के भीतर या बाहर अंडे देते हैं। इसके लार्वा पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः इसे पोषक जीव की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न जीवों में बर्बर, मक्खियों तथा केराबिल्ड बीटल्स में परजीव्याव प्रजाति पाई जाती है। कौन कौन में? मक्खियों में, केराबिटल्स में और बर्र में। कांतर परभक्षी संधिपादी होते हैं, ये मुख्यतः मांसाहारी जीव होते हैं। दीमक अपरदाहारी प्राणी होते हैं, जो जल, सेलुलोज और आश्रय पर निर्भर होते हैं। ये भिन्न प्रकार के क्षयमान वनस्पति पदार्थों तथा लकड़ी, सूखी पत्तियों और मृदा, ह्यूमरस आदि का उपयोग करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। ये इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। मगरमच्छ, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। बी नंबर सही है। रात्रिचर जंतु वे होते हैं जिसके दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और घ्राणेंद्रियाँ अधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूल होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी सब क्या है? रात्रिचर। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं? सब डिफरेंट नाम है, देख लेते हैं इसका। सिंह यानी पुच्छी मकाक रात्रिचर जानवर नहीं है। ये सिंह पुच्छी ककाक जो रात्रिचर नहीं है, यह वृक्षीय दैनिक प्राणी है जो रात्रि में पेड़ों पर सोता है। तो एक सही नहीं है। मलाबार सिवेट मुक्त रात्रिचर होते हैं। यह मांसाहारी लघु स्तनीय जंतु हैं। ये भारत के पश्चिमी तट क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन, सांभर हिरन सामान्य रूप से मुक्तः संध्याचर होते हैं, यानी शाम में एक्टिव हो जाते हैं, जो संध्या या उषान काल में अधिक सक्रिय होते हैं। हालांकि ये गतिविधि भी प्रदर्शित करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क
उसके सिर से के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चींटी का होगा, चींटी का जो सिर का वजन होता है उसके शरीर के अनुपात से भी ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। जब चींटियाँ काटती है तो ये अंतःक्षेपित करती है कौन अम्ल? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, चींटी फॉर्मिक अम्ल। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के रूप में जानी जाती है? किस प्रजातियां को नहीं, कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस एक जीव की प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? ये हो जाएगा चींटी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए इतना देर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगले वीडियो के लिए। इस सीरीज में बने रहिए आप लोग, पूरा बुक आप लोग को पढ़ाया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।